ओके हेलो एवरीवन। एज यू नो कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। फर्स्ट चैप्टर तो जो हमने पढ़ा है वो तो सारा ही रिमूव हो गया है। तो मुझे भी बहुत दुख है क्योंकि मैंने तो आई थिंक 2 to 3 आवर्स लगा के एक वीडियो बनाई है। सो आई नो इट हर्ट्स बट स्टिल यू हैव टू मैनेज। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें से कुछ पोर्शन है जो डिलीटेड है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन इसका एज इट इज है। ठीक है, ओके। तो एक बारी मैं बता देती हूँ आपको कि इस चैप्टर का कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको पढ़ना है कि मिक्सचर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ने हैं आपने। तो ये तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ मिक्सचर सिलेबस में है आपके। क्लियर। उसके बाद हम आपको एक चीज बता देते हैं, मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा देना है एक जगह पर लगा। हाँ, ये जो टॉपिक है ना, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये रिमूव हो चुका है। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नोटबुक में पेंसिल से इस टॉपिक के ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस लगा लीजिए, सो दैट कि आपको बार बार ध्यान रहे कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हाउ कैन की सेप कुछ नहीं करना। यहाँ पर इसके बाद जो आपने करना है ना वो हम आपको बता देंगे। ये आपका है, ये भी नहीं करना है आपने। उसके बाद बहुत से चैप्टर में कह रही ना बहुत बड़ा पोर्शन रिमूव हो गया है। ओके, ये है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये आपको पढ़ना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, देन थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में भी है, मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंशिएशन है कि कैसे अलग होते हैं ये सब। ठीक है, इतना सा बस ये आपके सिलेबस में है। उसके अलावा जो सेपरेशन वाले टेक्निक्स हैं वो बीच में सारी हटा दी गई हैं, तो वो तो पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। बाकी हम कर रहे हैं, आप साथ साथ नोट करते जाइए, जो जो मैं करवाती जाती हूँ साथ साथ उसको नोट करते जाइए। अभी तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है, अब तो उन्होंने दे दिया है। पहला जो हुआ हुआ अब उससे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट अब बताया है, तो हम क्या कर सकते हैं। पहले बताते तो हम लोग नहीं पढ़ाते वो चैप्टर। ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है आपने पढ़ा होगा ना, इसको इसमें मिक्स कर दीजिए, उसको इसमें मिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो मिक्सचर होता क्या है कि जनरली जो मिक्सचर है आपका, एक या एक से ज़्यादा अगर आप प्योर फॉर्म किसी मैटर की मिलाते हैं, उन्हें मिक्स करते हैं, तो आपको मिक्सचर मिलता है। ठीक है, जैसे आपने नमक में मिर्च मिला के कुछ और मिला दिया। ठीक है, तो कुछ भी मिला सकते हो, एक से ज़्यादा होना चाहिए। और जो चीज़ आप मिला रहे हो ना वो किसी मैटर की प्योर फॉर्म होनी चाहिए। जैसे सॉल्ट प्योर फॉर्म है ना, सॉल्ट भी प्योर फॉर्म है। ओके, उसके बाद शुगर मिला रहे हो तो शुगर भी प्योर फॉर्म है। ओके, अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या, जैसे घी है या सॉल्ट है, क्योंकि ये वाला जो सॉल्ट है ना जो पैकेट में आता है, ये मिक्सचर होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपने मैंने बताते ना कि आयोडाइज साल्ट है, आयोडीन ऐड किया जाता है ताकि वो आप थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपरली बनता रहे। और जो घेंगा प्रॉब्लम हो जाती है, घेंगा की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को आयोडीन की कमी से, ठीक है, गले में बड़ी स्वेलिंग सी आ जाती है बहुत ज़्यादा, वो ना आए। ठीक है, इसलिए सॉल्ट में जनरली जो मार्केट में बिकता है उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है, सो दैट कि लोगों को वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, ये जो प्योर घी है, क्या ये जो घी है आपका ये मिक्सचर है। उसके बाद प्योर मिल्क जो है, क्या ये मिक्सचर है। आपको होगा कि नहीं तो प्योर है तो ये तो मिक्सचर नहीं हो सकता। ये मिल्क प्योर है बट ये मैटर प्योर नहीं है। मैटर तो मतलब कोई नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। मिल्क में बहुत कुछ होता है, फैट होते हैं, वाटर होता है, विटामिन होते हैं। ठीक है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो मिल्क जो है वो एक प्योर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कोई ओके। उसके बाद ये कंपाउंड नहीं है कोई, एक चीज हमने इसमें करवानी थी। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है उसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो, जिसमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल आ गए हैं वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो हमने पढ़ना है मेन चीज, उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है 2.1। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक्टिविटी 2.1 ऐसे इसमें लिख रखी है, बट मैंने आगे देखो यू कैन सी हियर, मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है, ग्रुप ए बी सी डी करके। यहाँ पर क्या करते हैं इस एक्टिविटी में, हमने 4 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए? 4, ए बी सी डी। तो ग्रुप ए को हमने क्या दिया है, ग्रुप ए को हमने दिया है 10 ग्राम कॉपर सल्फेट, जिसको उसने 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक है, ग्रुप ए ने 10 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml 100 ml कह दीजिए पानी में डिसॉल्व किया है। ग्रुप बी
20 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। 20 ग्राम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है 100 ml में। ग्रुप सी ने क्या किया है, 30 ग्राम कॉपर सल्फेट प्लस 25 ग्राम सोडियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट को सोडियम क्लोराइड से मिला दिया। और ग्रुप डी ने भी कुछ ऐसा किया है, बट अमाउंट अलग अलग है। ग्रुप सी का अमाउंट ग्रुप डी से अलग है। इन्होंने 30 ग्राम लिया था तो इन्होंने 37 ग्राम ले लिया है। इन्होंने 25 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया था तो इधर इन्होंने 23 ग्राम ले लिया है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो 4 तरह के ग्रुप हमने बनाए और 4 तरह के सॉल्यूशन बना दिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब बनाया मिक्सचर कर दिया, इनको मिक्स किया, तो चारों ने अपने अपने को मिक्स किया, तो हमने क्या देखा कि जो ग्रुप ए और बी वाले मिक्सचर है, ग्रुप ए ने जो मिक्सचर बनाया है और ग्रुप बी ने जो मिक्सचर बनाया है, उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब आपने किसी बीकर में उसको डिसॉल्व किया है तो जो कलर, जो बाहर से अपीयरेंस जो सॉल्यूशन का आता है ना, वो यूनिफॉर्म है। मतलब चाहे आप बीकर का नीचे वाला पोर्शन देख लीजिए, चाहे मिडल वाला पोर्शन देख लीजिए, चाहे आप अपर पोर्शन देख लीजिए, जो कलर, जो कंपोजिशन आपको देखने को मिलती है आंखों से, वो सेम है। मतलब पूरा सॉल्यूशन आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीकर के जो नीचे हिस्से में सॉल्यूशन है वो गाढ़े रंग का है, डार्क कलर का है, और जो बीकर के ऊपर वाले हिस्से में है वो लाइट कलर का है। ऐसा नहीं है। जो कलर है मेंटेन, जो कॉपर सल्फेट की वजह से कलर आया है, ब्लू कलर आया है, वो पूरे बीकर में एक जैसा है, डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रुप ए और बी ने किया, उन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म समझ के ना कि एक जैसी है थ्रू आउट पूरे बीकर में, जहां जहां तक वो सॉल्यूशन है वो देखने में एक ही जैसा लग रहा है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, पर एक बात देखना, ग्रुप ए का जो मिक्सचर है और ग्रुप बी का जो मिक्सचर है उसमें क्या डिफरेंस होगा। हालांकि दोनों यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, दोनों सेम लग रहे हैं थ्रू आउट द बीकर, तो ए और बी में क्या फर्क होगा। बी ने क्या किया है, बी कॉपर सल्फेट 20 ग्राम लिया है, जबकि ए ने कॉपर सल्फेट 10 ग्राम लिया है। तो जिसने ज्यादा कॉपर सल्फेट लिया होगा उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन में ब्लू कलर डार्क आएगा, और जिसने कम कॉपर सल्फेट लिया है उस सॉल्यूशन का कलर थोड़ा लाइट आएगा। तो आप समझ गए हो कि डार्क कलर सॉल्यूशन होगा ग्रुप बी का, वेयर एज लाइट कलर होगा थोड़ा सा ग्रुप ए का। क्लियर, बट दोनों ही क्या है, दोनों ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, दोनों अपने आप में यूनिफॉर्म है। आप पूरा जो ग्रुप बी ने बीकर बनाया है उसको देख लो, वो भी एक जैसा देखने को मिलेगा थ्रू आउट, जबकि ग्रुप ए का जो बीकर है वो भी देखने में एक जैसा ही होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जो टर्म है ना, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन को ही डिफाइन करती है। ठीक है, लाइक ऐसा है, होमोजीनियस वो होते हैं जहां पर आपके सोल्यूट और सोलवेंट कंप्लीटली मिक्स होते हैं थ्रू आउट दिस सॉल्यूशन। देखिए, जो मिक्सचर होता है ना आपका, जनरली 2 या 2 से ज्यादा चीजों से बना होता है। ठीक है, तो जो चीज, जो सब्सटेंस कम अमाउंट में है, ठीक है, जो सब्सटेंस कम अमाउंट में है, इसकी मैंने आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जिसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखते जाना, बट अभी के लिए समझ लो, जो सब्सटेंस कम अमाउंट में है वो सोल्यूट कहलाता है, और जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में है वो सोलवेंट कहलाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सोलवेंट हमेशा लिक्विड ही होगा। सोलवेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। सिमिलरली सोल्यूट जो है आपका, वो भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सोल्यूट हमेशा सॉलिड होगा और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, बट सोल्यूट वो होगा जो उस सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो सोलवेंट कहलाएगी। ओके, क्लियर। नाउ अब हाँ, यहां पर देखो, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी ने किया, ग्रुप सी और डी ने क्या किया था, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का डिफरेंट अमाउंट मिक्स किया था। तो इनका जो मिक्सचर बना है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब आपको कॉपर सल्फेट जब मिक्स करने के बाद भी कॉपर सल्फेट के कलर क्रिस्टल अलग दिखेंगे क्योंकि वो ब्लू कलर के होते हैं, वेराज जो सोडियम क्लोराइड है जो व्हाइट कलर का होता है, नमक आपका टेबल सॉल्ट, ठीक है, वो व्हाइट कलर के आपको क्रिस्टल अलग दिखेंगे। ठीक है,
मतलब आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप कि अरे ये व्हाइट रंग वाला यहाँ पर जो है वो आपको सोडियम क्लोराइड है और जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ये आपको कॉपर सल्फेट है। मतलब जो जिसमें डिफ्रेंशिएशन आ जाए, जिसमें थोड़ा फर्क आ जाए, यूनिफॉर्म नहीं रहे जो चीज, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। मैंने पानी में शुगर डिसॉल्व किया है, पानी में शुगर डिसॉल्व किया है। अब आप चाहे उसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में ले लीजिए, आप देखो उसे, पूरे ग्लास को देखो, आपको जो सॉल्यूशन का जो आपने पानी में घोल बनाया है चीनी का, उसका जो कलर है या उसका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कंपोजिशन मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है नीचे कुछ पार्टिकल बैठे हुए हैं ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप देखना जब चीनी प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गई है ना, तो जो आपका सॉल्यूशन है ना वो एकदम क्लियर सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कहीं से व्हाइट कलर का होगा कहीं से ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं ना हमारे, उनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन या फिर होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि अब जैसे नमक और मिर्च, सॉल्ट और रेड चिली को आप मिक्स करो, करके देखना, आपको जो नमक और चिली मिक्स करने के बाद आपको नमक नमक ही जैसा दिखेगा, रेड चिली की जैसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्टिंग्विश ना कर पाओ कि इसमें रेड चिली कहाँ है और नमक कहाँ है। मिक्स करके देख लेना, आपको व्हाइट कलर दिखता रहेगा, तो जहां जहां व्हाइट कलर है इसका मतलब वो आपका सॉल्ट है, और जहां जहां रेड कलर है वहां वो आपकी रेड चिली है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हो तो आपको इजीली दिखता रहेगा कि अरे ये इधर कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का और ये जो व्हाइट कलर का है वो सोडियम क्लोराइड है। तो ऐसे जहां पर ये जो मिक्सचर है आप इनको आइडेंटिफाई कर लो, इनको डिस्टिंग्विश कर लो। ठीक है, जो थ्रू आउट सेम ना लगे आपको, ये वो होते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इन्हें हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हिट्रोजीनियस मतलब जो सेम ना हो, होमो मतलब जो सेम है एक जैसे हैं पूरे थ्रू आउट, और हिट्रो मतलब जो सेम ना हो। तो जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो मिक्सचर है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्टिविटी 2.2 पे आ जाइए। अब एक्टिविटी 2.2 में भी हमने क्या किया, 4 ग्रुप बनाए हैं क्लास में, ए बी सी डी। ठीक है, बना लिए। अभी जो ग्रुप ए है उसको हमने क्या दिया है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल हमने दे दिए ग्रुप ए को। नाउ थोड़े से दिए हैं, किसको, ग्रुप ए को दिए, फ्यू लिखा है ना, फ्यू क्रिस्टल मतलब थोड़े से क्रिस्टल। देन हमने ग्रुप बी को बुलाया, ग्रुप बी को हमने क्या दिया, हमने उसको पूरा 1 स्पैचुला भर के दे दिया। स्पैचुला देखा होगा लैब में होता है, स्पून की शेप में होता है वो। ठीक है, जनरली जो काम स्पून का होता है ना किचन में, वही काम स्पैचुला का होता है लैब में। ठीक है, क्लियर। तो हमने उस स्पैचुला भर के एक दूसरे जो ग्रुप आया, बी ग्रुप मेरे पास आया, मैंने उसको दे दिया। फिर मैंने ग्रुप सी को बुलाया, ग्रुप सी को मैं क्या दूंगी, या तो मेरे पास चॉक पाउडर पड़ा होगा वो दूंगी, नहीं तो मैं व्हीट फ्लावर दे दूंगी, है ना, आटा, गेहूं का आटा दूंगी ग्रुप सी को। देन मैंने ग्रुप डी को बुलाया, डी वालों को मैंने क्या दिया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क की कुछ ड्रॉप्स मैंने उन्हें दे दी। अब मैंने क्या कहा है, चारों ग्रुप को बोला कि अपनी अपनी सीट पे जाओ और जो जो चीज मैंने आप लोगों को दी है उसको पानी में डिसॉल्व करो। ठीक है, घोलना है, घोल घोल के डिसॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। घोलने के बाद हम उनसे पूछेंगे, जब उन लोगों ने घोल दिया होगा, क्या आपका मिक्सचर विजिबल है, विजिबल है क्या, मतलब पार्टिकल्स जो है आपके मिक्सचर के क्या वो विजिबल हैं। जो पार्टिकल्स है ना कॉपर सल्फेट के मिलाए हैं या फिर लाइक व्हीट फ्लावर मिलाया है या फिर लाइक आपने मिल्क मिलाया है, क्या उनके पार्टिकल विजिबल है, ये आपने देखना है। आप आपके पास कॉपर सल्फेट तो नहीं है, बट आप ये सी और डी को जो मैंने दिया है ना, ये आप अपने घर भी जरूर कर सकते हो। एक ग्लास में एक पानी में थोड़ा सा व्हीट फ्लावर मिक्स करके देखिए, एंड दूसरे गिलास में वो भी आपने मतलब ट्रांसपेरेंट लेना है, कांच का गिलास लेना है, उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिल्क डाल के देखना। ठीक है, क्लियर, ट्राई करना घर पे। फिर क्या करना, एक तो देखना है कि पार्टिकल विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि आपने किया कि नहीं किया, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को, बट आई वांट सम रिप्लाईज फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। ठीक है, तो फिर आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने एक बीम लाइट की पास करनी है, जो ग्लास में आपने रखा है ना, ग्लास के साइड से ना, ग्लास की साइड में टॉर्च या आपने आपके जो फोन की लाइट होती है ना, किसी डार्क रूम में करना, अंधेरे में करना ये काम। ठीक है,
ये लाइट वाला काम, ठीक है। तो वो पास करके देखो साइड से ग्लास में है तो, और आपने जो लाइट है वो साइड से पास करनी है, और आपने सॉल्यूशन को सामने से देखना है, साइड से नहीं देखना। जहां से लाइट पास कर रही है ना वहां से नहीं देखना, बिल्कुल सामने से देखना है, ठीक है। लाइट आपने साइड से पास करनी है। जैसे आपके हाथ में फोन है ना, राइट हैंड में फोन है, और आपने लाइट ऑन करके पास कर रहे हो, और आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहो और देखो सॉल्यूशन को, ठीक है। क्या आपको जो लाइट का पाथ है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली लाइट जा रही है, वो कोई ना कोई पाथ फॉलो कर रही है ना, क्या उस बीम ऑफ जो लाइट है आपको जाती हुई दिख रही है क्या? क्या सॉल्यूशन के अंदर से देखना है, क्या वो लाइट जाती हुई दिख रही है, ठीक है। और दोनों में देखना है, मिल्क वाले में भी देखना है और व्हीट फ्लावर वाले में भी देखना है, ठीक है। अभी क्या करना है, आपने मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, ठीक है। आप उसको फिल्टर करके देख लेना। फिल्टर इन द सेंस आपके पास फिल्टर पेपर तो है नहीं, ठीक है। आप कोई नॉर्मल व्हाइट कलर का पेपर ले लेना, उस पर फिल्टर करके देख लेना, ठीक है। जैसे A4 शीट्स आती है ना, उस पर कोशिश करना फिल्टर करने की, अगर हो जाए। उतने अच्छे से तो नहीं होगा बट चलो कुछ तो होगा, ठीक है। उसके बाद फिल्टर करने के बाद आपने देखना है क्या कोई रेसिड्यू मतलब जो बच जाता है चीज है ना, वो आपको कोई रेसिड्यू ऐसे फिल्टर पेपर पे दिख रहा है, कुछ दिख रहा है फिल्टर पेपर पे, कुछ इकट्ठा हुआ है, कुछ ये देखना है, ठीक है। तो मैं आपको इसे बता दूं, ये एक्टिविटी आपको सी और डी वाले तो आप घर पे कर सकते हो, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी ने किया था। ग्रुप ए और बी वाला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास, आपके पास कॉपर सल्फेट नहीं है अभी, ठीक है क्या। तो फिर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ग्रुप ए और बी ने एक्टिविटी की है ना, जो काम किया है, उन्हें जो मिला है एज अ रिजल्ट, जो मिक्सचर उन्होंने बनाया है, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। कौन? जिन्होंने, जो ग्रुप ए और बी ने बनाया है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ग्रुप सी को क्या बोलना है? ग्रुप सी ने जो बनाया है, क्या बनाया था ग्रुप सी ने, याद है तुमको? व्हीट फ्लावर मिक्स किया था गिलास में, पानी में, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम सस्पेंशन, ठीक है। और ग्रुप डी ने क्या बनाया है, जो मिल्क डिजोल्व किया था, मिल्क की कुछ ड्रॉप्स डिजोल्व की थी पानी में, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स है ना, उन्होंने 3 तरह के सॉल्यूशन बना दिए, मैंने तुमसे 3 तरह के सॉल्यूशन बनवा दिए हैं। ए और बी से तो वो सिंपल सॉल्यूशन बोलेंगे हम उसे, और जो सी ने बनाया है उसको बोलेंगे सस्पेंशन, और जो डी ने बनाया उसको बोलेंगे कोलाइडल, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि अरे ये अलग अलग से नाम क्यों रखे हैं इनके? ये अलग अलग से नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जो हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी ने क्या बनाया था? सॉल्यूशन बनाया है ना, तो आपको पहले सॉल्यूशन को पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो आपको देखो इधर यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आप कर लेना। आप किसी सब्सटेंस से क्या समझते हैं, आप होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना। इसी इजी वन, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, क्या। एक बात याद रखना, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना इतना इजी नहीं होता। जो हेट्रोजीनियस होते हैं उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और होमोजीनियस जो होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, जबकि हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहती, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, ओके। अब हमारा जो टॉपिक था कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, मतलब ए और बी ग्रुप ने जो बनाया है वो कैसा मिक्सचर बनाया है, वो होमोजीनियस है, मतलब उनका जो सॉल्यूशन होगा ना वो देखने में एकदम एक जैसा ही लगेगा। पूरे बीकर में जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना वो देखने में एकदम एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नीचे सेटल डाउन हो रखा है या ऊपर कुछ लटक रहा है या कुछ पानी में तैर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सॉल्यूशन एकदम क्लियर है और कलर्ड है, नो डाउट, बट क्लियर सॉल्यूशन है और एक जैसा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर हमको मिला है ए और बी वाले को, जब उन्होंने कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया, ठीक है, पानी में। अब जो बात है, आपके पास सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल है। आप घर में शिकंजी बनाते हो पानी में नींबू डिसॉल्व करके, ठीक है। और सोडा वाटर आपने देखा होगा, है ना, मार्केट में मिलता है सोडा वाटर, वो भी क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता कि कलरलेस होते हैं, सॉल्यूशन में कोई कलर हो सकता है, बट जो चीज उसमें जैसा वो दिख रहा है ना वो थ्रू आउट वैसे ही दिखता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पार्टिकल सस्पेंडेड दिख रहे हैं या कुछ पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिखता, क्लियर। उसके बाद अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, अब जैसे लेमोनेड है, लेमोनेड मतलब आपको जो नींबू पानी है आपका, आप उसको पी के देखना। आपने नींबू पानी बनाया, उसको पियो आप,
ऐसा तो नहीं होता ना कि जब आपने शुरू में सिप लिया तब तो टेस्ट कुछ और आ रहा था, और जब वो थोड़ा सा रह गया, ग्लास में खत्म होने वाला है, एंड वाला जो पोर्शन था ग्लास का वो पिया तो उसका टेस्ट कुछ हो रहा था। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। टेस्ट क्या होता है? सेम आता है ना आपको। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज थी वो इसलिए आई है नींबू पानी की, क्योंकि जो नींबू पानी है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे गिलास में। ठीक है, इसलिए जो टेस्ट है वो सेम आता है। अब आपको एक चीज पता है कि एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आपने टर्म पढ़ी होगी, है ना। देखो, जनरली हर मेटल के पास मेटल एग्जिस्ट करती है नेचर में, है ना। हर मेटल की अपनी कुछ खासियत भी है और कुछ उसकी खामियां भी है, मतलब कुछ प्रोस है और कुछ कॉन्स है। ठीक है, कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है हर मेटल की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने कुछ मेटल्स को मिक्स किया। ठीक है, और नॉन मेटल को भी मिक्स करके देखा। कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल को हमने मिक्स करके देखा, फिर उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ा। तो हमने देखा जो ये हमने मिक्सचर बनाया ना मेटल और नॉन मेटल्स का मिलाकर, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी अच्छी है मेटल के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर बनाया है ना इसको हम बोलते हैं एलॉयज। ठीक है, तो एलॉयज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर, या अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, या तो आप क्या करो एलॉयज बनाने के लिए, या तो आप दो या दो से ज्यादा मेटल ले लो, है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल डाल दिया उसमें। नॉन मेटल क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, और ये जो एलॉयज बना है ना, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, तो आप इसको मतलब फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, है ना, फिल्ट्रेशन है या फिर कोई और सिंपल कोई मेथड होगा, उससे आप इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब स्टील जो है ना आपका, स्टील जो घर में बर्तन बने होते हैं ना, वो भी एलॉय है, आयरन का क्रोमियम का, कार्बन का। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी स्टील में से आयरन अलग कर दो, है, कार्बन अलग कर दो, क्रोमियम अलग कर दो, कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, है ना। तो एलॉयज में से एलॉयज को उनके सेपरेट करना, जिन भी मेटल से वो मिलकर बना है, तो उन मेटल्स को एलॉयज में से सेपरेट करना इतना इजी नहीं है। सिंपल फिजिकल मेथड से तो नहीं कर सकते, आपको कोई स्पेशल मेथड कभी कहीं लैब में यूज करना पड़ेगा, तो जाके आप करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब ये जो एलॉय है ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? जैसे इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स की हो सकती है ना। अब आयरन वाले भी शो करेगा, अब निकेल प्रेजेंट होगा तो निकेल वाले भी करेगा, कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर तो जो कार्बन की प्रॉपर्टीज है वो भी वो शो करेगा। ठीक है, तो एलॉयज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैसी होंगी जैसी उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स की होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रास किसका एलॉय है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रास किसका एलॉय है। ब्रास, जिंक और आपके कॉपर का एलॉय है। ब्रास किसका है? जिंक का और कॉपर का। कितने परसेंट कॉपर रखा गया है? 70%। ज्यादा कॉपर डाला गया है और जिंक थोड़ा डाला गया है 30%, तो जाके ये बनाया है ब्रास। ओके, ब्रोंज, ब्रास आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स हमें समझने हैं, हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, भूलना मत। और हमने ये पढ़ लिया कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें हमने बोला लेमोनेड है या फिर आपका सोडा वाटर है, ये सब एक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको अभी बताई थी कि सॉल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस होगा जो स्मॉल अमाउंट में है। इसको नोट डाउन करते जाइए। जो जो चीजें मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ वो हर चीज आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप होंगे, जिनसे पेपर में क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो मैंने अंडरलाइन करी हैं। तो सॉल्यूट जो है आपका वो स्मॉल अमाउंट में होता है, जबकि सोलवेंट जो है आपका लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये भी हमने पढ़ लिया था कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना याद है ना कि जो छोटा होगा, थोड़ा अमाउंट में होगा, वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। फिर दो टर्म्स और हमने पढ़नी है, डाइल्यूट, दूसरी टर्म पढ़नी है कंसंट्रेटेड।
डाइल्यूट एक टर्म है और एक टर्म है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट किसे बोलते हैं हम, जिसमें आपको लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखने को मिले, जिन सॉल्यूशंस में सॉल्यूट आपका कम हो, ठीक है। वेयर एज कंसंट्रेटेड किसे कहेंगे, वेयर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी सीन, ठीक है। तो जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्यूट आपका ज्यादा होगा, उसे हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। अब आप हमसे पूछेंगे कि हमें कैसे पता कि ये अमाउंट कम है या ज्यादा है। मान लो मैंने 10 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया है 100 ml वाटर में, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इज इट डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, कैन यू आंसर मी? नो, यू कांट आंसर मी, बिकॉज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड जो है ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं। कंपैरेटिव समझते हो आप? कंपैरेटिव जो कंपैरिजन में आती हैं, किसी के कंपैरिजन में यूज करते हैं, इंडिविजुअली हम किसी इसे यूज नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 स्पून आपको शुगर डिसॉल्व करके पानी में दे दिया है एंड देन आई आस्क इज इट कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि इसका कोई आंसर है ही नहीं। ये जो टर्म्स है हमने कब यूज करनी है, सपोज करो मैंने 2 गिलास पानी लिया, 2 गिलास पानी लिया अलग अलग, ठीक है। ओके, एक गिलास में मैंने डाला है 1 स्पून शुगर, ओके 1 स्पून शुगर डाला है एक गिलास में, दूसरे गिलास में डाला है 2 स्पून शुगर, ओके। नाउ आई कैन आस्क यू विच वन इज डाइल्यूट और विच वन इज कंसंट्रेटेड। यहाँ पर आपने देख सकते हो अब 2 सॉल्यूशन बना दिए हैं, एक में आपका चीनी जो शुगर है वो 1 टीस्पून है, दूसरे में जो आपका शुगर है वो 2 चम्मच है, 2 टीस्पून है। अब जो चीनी है आपका वो ऑब्वियसली पानी के कंपैरेटिवली बहुत कम है ना, पानी तो 100 ml लिया है, चीनी तो उसे कंपैरेटिवली बहुत कम डाला है, 10 डाला है या 20 डाला है, तो चीनी जो है वो सॉल्यूट है आपका, जो कम अमाउंट में लिया वो सॉल्यूट है, और जो पानी मैंने लिया ज्यादा अमाउंट में वो मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जो आपका सॉल्यूट था 20 ग्राम वो ज्यादा है 10 ग्राम से ना, तो जिस पानी में आपने 20 ग्राम चीनी डाली है या 2 टीस्पून शुगर डाला है वो आपका कंसंट्रेटेड होगा, वो आपका कंसंट्रेटेड कहलाएगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन में उस शुगर का अमाउंट ज्यादा है। वेयर एज जिस सॉल्यूशन में, जिस पानी में आपने 1 टीस्पून शुगर डाला है वो डाइल्यूट कहलाएगा उसके कंपैरेटिवली जिसमें आपने 2 टीस्पून डाले हैं। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आपको याद रखना है कि ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं, जिसमें सॉल्यूट कम होगा वो डाइल्यूट कहलाएगा और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या इसी का पार्ट है, आपको सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन एग्जाम्पल आप बता सकते हो, देयर सो मेनी एग्जाम्पल, ठीक है। आप यहाँ पे देखते जाइए, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि शुगर तो सॉलिड होता है और वाटर जो होता है लिक्विड होता है, क्लियर। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, शुगर इसमें सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है, क्लियर। अब दूसरा है अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। आयोडीन किसमें डाला है आपने, अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन वाउंड्स वगैरह पे लगता है, अगर जख्म हो जाते हैं ना तो वहां पे लगाया जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है आपको पता होना चाहिए, किसका सॉल्यूशन है, आयोडीन का एंड अल्कोहल का, ठीक है, जिसमें अल्कोहल आपका सॉल्वेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में रखा जाता है, आयोडीन आपका कम अमाउंट में रखा जाता है, तो उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। नाउ एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब जैसे कोका कोला की बोतल है या कोई भी सोडा वाटर लाइक है, उसमें क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे आप ढक्कन खोलते हो ना बोतल का, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसको जैसे आप ओपन करते हो ना, कैप ओपन करते हो उसकी, एकदम से क्या होता है, गैस बाहर निकल कर आती है ना। वो जो गैस बाहर निकल कर आती है वो कौन सी गैस है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस डाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब गैस तो थोड़ी डाली जाती है, तो जो गैस है वहां पर वो सॉल्यूट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट होती है कोल्ड ड्रिंक्स में। और जो पानी जिसमें आपने वो कोल्ड ड्रिंक जो है आपका बेसिकली पानी होता है, ठीक है, तो वो पानी जो होता है वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब एक और चीज है, क्या
जो अब आप एटमॉस्फेयर में देखते हो तो आपको पता है कि बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, देयर सो मेनी गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर। तो क्या एटमॉस्फेयर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है या नहीं है? कैन यू टेल मी? ठीक है, ऑब्वियसली है। आपको पता है जो इसके जो कांस्टेंट हैं वो सेम रहते हैं थ्रू आउट एटमॉस्फेयर, कहीं मर्जी चले जाओ। ऐसा नहीं है यूएसए में ऑक्सीजन ज्यादा है और इंडिया में ऑक्सीजन कम है, ऐसा थोड़ी ना होता है। उधर भी ऑक्सीजन जो है वो 21% है और नाइट्रोजन 78% है, बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो आपकी करीबन 1% में आ जाएगी। ठीक है, तो यही कंपोजिशन आपको इंडिया के एटमॉस्फेयर में मिलेगी और वही कंडीशन आपको क्या बोलते हैं यूएसए के एटमॉस्फेयर में मिलेगी। ठीक है, बाकी टेम्परेचर वेम्परेचर अलग होता है, दैट आर सेपरेट थिंग, बट एयर का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट नहीं होता। तो एयर जो है हमारी वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जहां मर्जी चले जाओ दुनिया वर्ल्ड में, स्पेशली ऑन अर्थ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्स भी चले गए, मार्स भी तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वैसा मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ओके, तो वहां के तो अलग है। अपने प्लैनेट की बात कर रही हूँ, अपने प्लैनेट में कहीं भी चले जाओ आपको कंपोजिशन सेम मिलेगी। ओके, तो अब इसके बाद है एक एक्टिविटी और करते हैं हम। अच्छा, प्रॉपर्टीज पढ़ के फिर करते हैं, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन हमने पढ़ लिए, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है ना, क्लियर। और अब हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि वो क्या चीजें हैं जो हमें ये बताएंगे कि कोई चीज सॉल्यूशन है या नहीं है। आपको मैंने कुछ भी बना के दे दिया बीकर में, आप कैसे बताओगे? मतलब आपको बताना नहीं है फिलहाल, 9th में तो नहीं पूछते, बट फिर भी समझ के लिए कि कोई कैसे बताएगा कि कोई चीज सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो पहली बात तो यही है जो हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना। देखिए सॉल्यूशन, पहला पॉइंट ये आपको नोट डाउन करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को हेडिंग दीजिए, देन पॉइंट बाय पॉइंट सब चीजें मेंशन करिए यहाँ पे। पहला पॉइंट तो यही है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा जो पॉइंट है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, हर चीज में पार्टिकल है ना, कोई भी चीज है उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे। वो जो पार्टिकल हैं और स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर आपको पता है क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर को हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर होते हैं। तो नैनोमीटर जो पार्टिकल है ना, उनका जो डायमीटर है, डायमीटर के पार्टिकल जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो स्फीयर के क्या होते हैं, डायमीटर होते हैं ना। तो जो पार्टिकल का डायमीटर होता है ना वो स्मॉलर देन होता है 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। समझ रहे हो कितना छोटा है? तो 1 नैनोमीटर देखा ना कितना छोटा है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इतना छोटा है और उससे भी कम होता है किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो आप इसे नेक्ड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, क्या? उसके बाद इतना छोटा पार्टिकल है, अगर आप वो बीम पास करोगे ना, मैंने बताया था ना कि आपने क्या करना है, अपने साइड से बीम पास करनी है उस ग्लास में और सामने से देखना है और ये देखना है कि क्या बीम का पाथ जो है, जो लाइट जा रही है उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है वो आपको विजिबल है या नहीं है, ये देखना था। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है आपके सॉल्यूशन के, ये इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आपको पाथ नहीं दिखेगा, लाइट का पाथ इन सॉल्यूशन में आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि लाइट को क्या बोलते हैं, स्कैटर कर ही नहीं पाते। जब तक लाइट स्कैटर नहीं होगी तब तक आपको पाथ कैसे दिखेगा? जब कोई चीज स्कैटर होती है तभी तो आपको वो दिखेगी, चमकेगी कुछ, है ना, तभी तो वो आपको विजिबल होगी, है ना। जब कोई चीज स्कैटर होगी, लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, तो आपको कैसे विजिबल हो सकता है, नहीं हो पाएगा। क्लियर? उसके बाद the last point and the fourth one, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। तो मैंने बताया था कि जो सिंपल फिल्ट्रेशन होती है या फिर उससे तो हम सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आप इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, अनडिस्टर्ब मतलब बिना हिलाए डुलाए, जैसे का रखा था वैसे ही रहने दें, ज्यों का त्यों रहने दें उस सॉल्यूशन को, तो उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, वो बहुत छोटे साइज के हैं और
मैंने बताया उनका जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, तीसरी बात हमने इतनी बताई है कि इतना छोटा डायमीटर होने की वजह से, इतना छोटा साइज होने की वजह से ये जो पार्टिकल हैं ये लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अगर आपने किसी टॉर्च से लाइट पास करी सॉल्यूशन में तो आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, और अगर हमने सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तब भी ये पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हमको बताएंगी कि कोई चीज जो आपको दी गई है वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एक टर्म है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती क्या है, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से हमारा मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं कि कंसंट्रेशन है क्या। तो हमेशा याद रखना कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हियर इज रिटन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूट होगा ही और कुछ ना कुछ सॉल्वेंट होगा ही, तो अगर आप सोल्यूट का जो अमाउंट लिया है उसको डिवाइड कर दें सॉल्वेंट के अमाउंट से, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या कहती है, मतलब वो हमें क्या बताएगी कि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, या फिर हम उस वैल्यू को कहते हैं कि ये उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो किसी भी चीज की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, दूसरा अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। यहां से हमने कंसंट्रेशन को समझ लिया है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, अभी हमें पढ़ना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे दो चीजें मैंने डिफाइन की है। पहली चीज तो आप हेडिंग डाल देना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हेडिंग में डालो। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है वो लिख देना कि जब मान लो मैं एक गिलास में चीनी डिजोल्व कर रही हूँ, ठीक है, चीनी डिजोल्व कर रही हूँ, जब वो चीनी डिजोल्व हो रही है तो और चीनी, फर्दर चीनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मैं किसी शुगर को पानी में डिजोल्व कर रही हूँ, देन फर्दर ऐड कर रही हूँ शुगर को धीरे धीरे, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर अगर आप और शुगर डालेंगे तो वो उस पानी में सॉल्युबल नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि फर्दर एडिशन ऑफ शुगर से, मतलब अगर आप डालते हो तो वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती है। तो when no more solute can be dissolved in a solution, जब बिल्कुल भी और ज्यादा सॉल्यूट हम पानी में या किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब जो ये काम कर रहे हो ना, फर्दर एडिशन ऑफ शुगर, ठीक है, घोल रहे हो देन फर्दर ऐड कर रहे हो शुगर को, इस दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीच में उसको गर्म कर रहे हो सॉल्यूशन को, वो नहीं करना। सिंपल नॉर्मली आपने एक ग्लास में पानी लिया है उसको ऐड करो और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको एज इट इज रहने दीजिए। तो ये जब ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि शुगर फर्दर ऐड नहीं होगी, शुगर फर्दर डिजोल्व नहीं होगी, उस सॉल्यूशन को, वो जो सॉल्यूशन आपको मिल गया है जिसमें फर्दर शुगर ऐड नहीं हो रही है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड समझ गए ना, एक अपनी लिमिट होती है हर चीज की। मैं तुम्हें पढ़ाई जा रही हूँ, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि मैं चाहे कितना बोल लूं तुमको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो उस टाइम पर नॉलेज को गेन करने की जो कैपेसिटी थी या टेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, मतलब फुलफिल हो गई या बोलो खत्म हो गई। ठीक है, कि जितना आप गेन कर सकते थे आपने कर लिया। नाउ योर ब्रेन इज नॉट रेडी टू गेन मोर नॉलेज। ठीक है, तो उस टाइम आपका ब्रेन क्या होगा, आपका ब्रेन
सैचुरेट हो गया है, ठीक है, मतलब वो फर्दर और नॉलेज रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको आपने लिख लिया है और आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। है सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉल्युबिलिटी हेडिंग डालिए और क्या लिखना है आपने कि देखो एनसीईआरटी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ मैं, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता और एनसीईआरटी आपको वो बातें बताती है जो आपको किसी शॉर्ट नोट्स में, किसी पीपीटी में नहीं पता चलती है, ठीक है। वो इसमें छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। और मैं इस पैटर्न से क्यों पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा बुक रीड करने में कैपेबल हो, हर बच्चे को बुक रीड करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो यूजली बच्चे बुक्स को देखकर ऐसे मुंह बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बुक को पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। तो जैसे मैं हर चीज को इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करती हूँ, क्या इसमें याद करने लायक है, वैसे आपको भी अंडरलाइन करना है, क्लियर। तो नाउ कम टू योर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देखो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया ना अभी, उसमें जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, मान लो मेरा एक जो चीनी का सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन था, सपोज करो वो 6 स्पून ऐड करने के बाद, शुगर के 6 स्पून ऐड जब मैंने कर दिए ना, उसके बाद वो सैचुरेट हुआ, मतलब 6 स्पून के आगे फर्दर अगर मैं चीनी ऐड करती हूँ तो वो डिजोल्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जैसे मैंने बोला 6 स्पून ऑफ शुगर थे मेरे वाले में, तो वो जो अमाउंट है वो क्या कहलाता है, वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा किसी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आपने बनाया है धीरे धीरे सॉल्यूट को ऐड करके, ठीक है, उसमें जितना आपका सॉल्यूट घुल गया है, जितना डिजोल्व हो गया है, जितना उसके अंदर प्रेजेंट हो गया है, ठीक है, ठीक है, वो जो अमाउंट है वो ही क्या होता है, वो ही सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है, क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी क्लियर है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर है। उसके बाद हमने करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला से बता दिया था कि कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बट इन द वे ऑफ डेफिनेशन वी कैन से, यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से मैंने अंडरलाइन किया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी तो क्या है, सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंस, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। बट कंसंट्रेशन क्या है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी गिवन सॉल्यूशन में। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। कंसंट्रेशन आप किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हो, चाहे वो सैचुरेटेड है चाहे वो ना हो, ठीक है। तो जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इतना सॉल्यूट था इतने सॉल्वेंट में, ठीक है। अब देखिए ये सॉल्यूशन में, ये नीचे ना सॉल्यूशन करना, सॉल्वेंट मत करना, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गलती से टाइप हो गया है, आप इसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये जो मेरा टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पर हम 3-4 तरीके देखेंगे कि किस किस तरीके से हम सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कंसंट्रेशन में मैंने नीचे सॉल्वेंट लिख दिया है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल।